नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 सवाल। सबसे पहले, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले आईटी रेट्स कितनी चुनावी? दूसरा, क्या धर्म संसद भी चुनावी है? और तीसरा, ओमाइक्रॉन का चुनावी फायदा कैसे लिया जाए? ये तीनों विषय कहीं ना कहीं चुनाव से ही लीड कर रहे हैं, और खास करके चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है, उस 5 राज्यों के चुनाव में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव है। और एक तरह से ये भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2024 में डिसाइड कर देगा कि लोकसभा में फिर से कौन आएगा या कौन रहेगा या नहीं रहेगा। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे एक आग्रह, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक मेंबरशिप का ऑप्शन है, उसमें हर महीने कुछ एक अगर आप आर्थिक सहयोग देंगे तो मुझे चैनल को ज़्यादा सुव्यवस्थित रूप से चलाने में आसानी रहेगी। एक ऑप्शन वन टाइम पेमेंट का भी है। वन टाइम पेमेंट का ऑप्शन नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे जाके आप वन टाइम पेमेंट की भी मदद कर सकते हैं। अब मैं आ जा रहा हूँ आज के मूल सवाल पे कि यूपी में चुनाव से पहले आईटी रेट्स कितनी चुनावी। एक पिछले 4-5 दिनों से एक सिलसिला शुरू हुआ है आईटी रेट्स का उत्तर प्रदेश में। वो स्टार्ट हुआ डॉक्टर राजीव राय, सपा के स्पोक्स पर्सन, ऑल इंडिया सेक्रेटरी, बड़े एक एजुकेशनिस्ट, उनके यहाँ के छापे से शुरू हुआ। फिर ज्ञानेंद्र यादव और नीटू जी के यहाँ भी उसी दिन पड़ा। ये नीटू जी जो हैं वो कभी ओएसडी रहे थे अखिलेश यादव जी के। फिर मनोज यादव जी के यहाँ पड़ा, राहुल भसीन के यहाँ पड़ा। ये सारे लोग कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे। उसमें कुछ बहुत नहीं निकला ऐसा कहा जाता है। वो तो इनकम टैक्स वाले उसमें अब ले गए हैं कागज़, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ऐसा कहा जाता है। इस बीच बृहस्पतिवार को शिखर पान मसाला के जो मालिक हैं पीयूष जैन, उनके घर पे कानपुर में एक छापा पड़ा, बड़ा छापा। 177 करोड़ 177 करोड़ का धन उनके यहाँ से, मतलब कैश पकड़ा गया। इसको गिनने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि 13 मशीन 36 घंटे लगातार नोट गिनती रहीं, तब ये असेसमेंट हो पाया 177 करोड़। ये जो जैन साहब हैं ये मूल रूप से कन्नौज के रहने वाले हैं। शिखर पान मसाला के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन ये इत्र का भी कारोबार, बड़ा कारोबार इनका इत्र का भी है। एक समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी हैं जिनका नाम है पुष्पराज जैन, या उनको लोग पम्मी जैन कहते हैं। अब उन पम्मी जैन का कुछ लोग कहते हैं कि रिश्ता इन पीयूष जैन से, जो शिखर पान मसाला वाले हैं, इनसे है। और उसी को लेके अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि ये जो पीयूष जैन का पैसा था, ये जो पैसा कैश पकड़ा गया है, ये कहीं ना कहीं इसका कोई लिंकेज समाजवादी पार्टी से है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने भी कहा है ट्वीट करके कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। पम्मी जैन ने भी कहा है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। एक बात इस बात को थोड़ा और बढ़ावा दे रही थी कि अभी पिछले नवंबर में पीयूष जैन साहब की कंपनी ने आके एक समाजवादी इत्र करके उन्होंने लॉन्च किया था। अच्छा, ये सब चीज़ें इसलिए भी हो सकती है कि कन्नौज से डिम्पल यादव सांसद रही हैं, अखिलेश यादव, मतलब इनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी है अखिलेश यादव डिम्पल यादव की, तो शायद वो एक कारण हो। मैं जरा पीयूष जैन की बात पूरी कर लूँ। इनके लड़के पीयूष जैन को फिर आईटी वाले बिठा के ले गए कन्नौज, जहाँ इनका पुश्तैनी घर है। वहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि 2 कमरों में ही 4 करोड़ मिल गया, अभी कई और कमरे हैं। तो ये सब अभी मतलब करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ चल रहा है। इसके अलावा कन्नौज में 2 और व्यापारी, रानू मिश्रा और विनीत मिश्रा, जिनका संबंध पीयूष जैन से है, इत्र के कारोबारी हैं, उनके घर पे भी छापा चल रहा है। और अब कितना पकड़ा गया कितना नहीं पकड़ा गया ये अभी बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है। कहा वही जा रहा है कि ये सब लोग अखिलेश यादव या सपा से संबंधित है। दूसरी बात जो ये है कि ये ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो कैश पकड़ा गया है वो पूरी तरह से रेडी टू बी शिप्ड, जिसको बोलते हैं, पार्सल फॉर्म में था, ठीक से बंद के पैकेट तैयार थे, और ये कहीं पे भी जहाँ जाना है उस, और कार्टन में थे, उन कार्टन में मतलब बिल्कुल तैयार थे डिलीवरी के लिए। तो उसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये किसी न किसी जगह जाना इसका डेस्टिनेशन था। एक चीज़ मुझे जो पहली बात याद थी कि अगर इतना पैसा आप घर में रखें 177 करोड़, तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, आप चाहे किसी भी पार्टी के हों, क्योंकि इसमें कुछ आप देश का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। आप ठीक है, आप कुछ करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है उसमें मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं लगती है। अच्छा, इसका दूसरा एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है इस देश में कि जब इलेक्शन होता है तो उसमें फंडिंग, भयंकर फंडिंग आती है।
ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और कारोबारी उद्योगपति देते हैं। तो ये एक तरह से समाजवादी पार्टी के या अखिलेश यादव को डराने की कार्रवाई तो नहीं है, क्योंकि जो लोग सिंपैथाइजर हैं, जो इस तरह के चंदे देते हैं, वो कहीं ना कहीं इससे तो डरेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि अब मुझे जो लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक चीज यह है कि यह बिल्कुल तय है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप अखिलेश यादव को किसी तरह से कॉर्नर करके और वो करके जीत लेना चाह रहे हैं इलेक्शन, कि आप भ्रष्टाचार खत्म करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप भ्रष्टाचार खत्म करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के को ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, आपको जो पीएम केयर फंड है उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। आप अपने का पास जो पैसा है उसको तो कहने नहीं नहीं इसका बारे में मैं नहीं बताऊंगा कहां से आया, लेकिन तुम कहां से ला रहे हो, या तुम्हें कोई देने की बात भी करता उसको मैं डराऊंगा भी, धमकाऊंगा भी, इनकम टैक्स, सीबीआई सब करूंगा। तो मतलब जो मुझे लगता है कि भाजपा चाहती क्या है कि जो भ्रष्टाचार की जो भी इस तरह के पैसे आते हैं उसमें मोनोपोली उसकी हो। इलेक्टोरल बॉन्ड बताते हैं कि करीब 90 to 95% पैसा उनके पास है, वो चाहते हैं 100% उन्हीं के पास पैसा है, किसी और पार्टी के पास एक रुपया भी ना जाए, केवल वही अकेले रहें, नाम मात्र के लिए वही किसी से कह दें तुम ही अपने कैंडिडेट खड़े कर दो, और मतलब इट शुड बी ओनली भाजपा। एक चीज बताइए, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं अभी, 2017 में नोटबंदी की गई थी, कोई असर पड़ा? 2017 की नोटबंदी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव को लास्ट मिनट इसलिए किया गया नवंबर में कि उनके पास जो कैश तैयार था इस तरह से वो तैयारी न रहे, इधर से इन लोग पहले से तैयारी किए हुए थे, समाजवादी पार्टी के पास लास्ट मिनट में कैश की दिक्कत हो गई और वो इलेक्शन ठीक से नहीं लड़ पाई। लेकिन एक चीज़ बहुत स्पष्ट है, 2017 का इलेक्शन अगर मान लीजिए अखिलेश यादव उससे जो भी पैसा था उससे 10 गुना पैसा भी खर्च करते तो क्या इलेक्शन जीतते? भाई जो भी उनके पास सीट आई वो 50 सीट क्रॉस कर जाते हैं, 50 के अंदर नहीं रहते, 2-4 सीटें बढ़ जाती, लेकिन कोई चेंज नहीं होने वाला था। तो मुझे ये लगता है कि ये सब एक साइकोलॉजिकल वॉर होती है, उनके यहाँ छापा, इनके यहाँ छापा, लोग डरे, लोग भगे। मतलब अब इसमें वो लोग भी बात करते रहते हैं जिन्होंने कभी इनकम टैक्स भी नहीं दिया, वो भी बताते हैं छापा पड़ गया, जरा संभल के, जरा देख के। ठीक है भाई, अब हम लोग आ जाएं दूसरी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बात है, क्या धर्म संसद भी चुनावी है? मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं क्योंकि अब तक आप उसके बहुत डिटेल्स पढ़ चुके होंगे। एक पिछले हफ्ते एक हरिद्वार में 4-5 दिन की एक धर्म संसद, सो कॉल्ड धर्म संसद हुई। एक तो मुझे इस पर बहुत आपत्ति है, धर्म मेरे लिए गेरुआ, बाबा, ये सब लोग बहुत मेरे लिए आदरणीय हैं, ये लोग आदर के लोग हैं। इसको जब आप यहाँ पे जाके अपना आचरण जो मेरे अनुसार जो धार्मिक नहीं रहता है, जो भी आचरण हुआ, वहाँ पे दो लोगों के नाम ने, एक वहाँ पे एक सज्जन थे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, विश्व हिंदू परिषद के वो हैं, नोएडा में कहीं बाबा हैं, नोएडा के किसी आश्रम में, और एक धर्मदास महाराज जी साधु हैं बिहार के, एक नए साधु जी और हैं, उनका नाम मैं अभी ले लूँगा। अब वहाँ पे केवल एक काम हुआ, मुसलमानों को मारने की बात और ये बात, और हिंदू धर्म की रक्षा, और तलवार उठा लो, हथियार उठा लो, नया हथियार उठा लो, ये सब किया गया। उसके अलावा जो ये एक वहाँ के साधु थे, उन्होंने ये भी कहा कि मनमोहन सिंह, अच्छा वो अपने मन से फिक्टिशस, मतलब मनमोहन सिंह ने कब कहा है किसी को नहीं पता, कि जब मनमोहन सिंह ने कभी कहा था कि जो यहाँ के रिसोर्सेज हैं उस पर पहला जो अधिकार है वो माइनॉरिटीज़ का है, तो मेरे अंदर का अगर मेरे पास वो होता, रिवॉल्वर होती, तो मैं गोडसे की तरह उनके शरीर में गोली वो चला दिया होता, उनको मार दिया होता। ये सब कहा गया। इसी तरह की चीज़ कहने में नहीं, ये चीज़ देशद्रोह कह लीजिए या किसी कैटेगरी में आती है कि नहीं आती है? क्योंकि मैं याद दिला दूं, अभी भी वो 16, एक आज टेलीग्राफ की लंबी रिपोर्ट है, 16 राइटर जो एक्टिविस्ट, लॉयर, शिक्षक हैं, जिसमें से अभी सुधा भारद्वाज को अभी जमानत मिली है, ये कितने दिन से गिरफ्तार हैं और इनके ऊपर आरोप क्या है? इनके ऊपर आरोप है कि माओवादियों के संगठन के साथ इनके संबंध थे, जो पीएम नरेंद्र मोदी की हत्या का षड्यंत्र कर रहे थे। यहां तो एक आदमी कह रहा है कि मेरे पास अगर वो होती तो मैं सब गोली मनमोहन सिंह के सीने में कर देता। तो आप ये बीजेपी को सोचना है कि इसको वो किस श्रेणी में रखेगी। अब वहाँ के कोई गुलबहार खान साहब हैं हरिद्वार के, एफआईआर तो अभी तक नहीं हुई है, प्रॉपर एफआईआर, उन्होंने एक एफआईआर की है
जिसमें एक आदमी को नामजद बनाया है, वो भी एक, अब मालूम नहीं, उनका नाम पहले वसीम रिजवी था, अब उन्होंने अपना नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। तो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, 2-4 तिवारी पांडे क्यों नहीं लगाया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको लगाई, उन्होंने अपना नाम ये रख लिया है। उनके ऊपर बहुत जमीनों की हेराफेरी के चार्जेस थे। वो शिया वक्फ बोर्ड के पुराने कुछ चेयरमैन थे। जमीनों का हेराफेरी हुआ, उनके ऊपर थोड़ा कसने लगा, तो उनको लगा कि अपने को त्यागी जी कर लो। तो अब त्यागी जी हो जाने के बाद उनके जो पुराने, अच्छा बीजेपी के साथ अलाइन कर लो, और इस हिंदू धर्म संसद में वो भी जाके अपना प्रवचन दे रहे थे। मुझे तो मतलब ये कौन से हिंदू धर्म है भाई, ये कौन सा हिंदू धर्म है। खैर, और बाकी जिनका नाम नहीं पता है और अज्ञात लोग लिख करके उसको कर दिया है सेक्शन 153 में। एक सेक्शन 153A में मैक्सिमम जेल जो है वो 5 साल की जेल है। अब एक चीज़ ये बताइए कि इस देश में ये कितना उचित है इस तरह के वॉर क्राई देना कि मुसलमान को मार डालो, मुसलमान को ये कर दो। कितना वैधानिक है, कितना लोकतांत्रिक है, कितना संवैधानिक है? ये तो FIR होके सरकार को भी जवाब देना है, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। उत्तराखंड में भी बीजेपी है, सेंटर में भी बीजेपी है। FIR अभी तक इन लोगों के नाम से नहीं हुई है। किसकी जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट की कि सेंट्रल गवर्नमेंट की? दूसरा जो एक सबसे बड़ी बात है, क्या वोट का फायदा होगा इससे? मुझे अभी भी लग रहा है कि लोग अब थक चुके हैं। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते करते लोग थक चुके हैं। मेरा अपना अनुमान यह है कि इससे वोट का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, जो एक, मैं अपने को नहीं मान रहा हूं, लेकिन एक ऐसे बहुत से हिंदू जो मेरे तरह के धर्म को मानते हैं, जिनके हिसाब से उनको जरूर लगेगा कि ये हमारे धर्म को, ये धर्म संसद वाले बदनाम कर रहे हैं। मैं अब आ जा रहा हूं ओमिक्रॉन जो भी उसका नाम है, इस पे जिसका एकदम से वो हुआ है कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, डर भी लग रहा है। मैं इसके कुछ मोटे वो कर दूं, उसके बाद इसके बारे में बात कर लूं। ये डेल्टा जो वेरिएंट था पुराना कोविड का, उसके बाद का ये वेरिएंट है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जिसको वैक्सीन लग चुकी है उसको अगर ये लगता भी है तो थोड़ा माइल्ड रहेगा, ये कोई बहुत एग्रेसिव नहीं रहेगा। हाँ, जिसको वैक्सीन नहीं लगी है उसके लिए थोड़ा एग्रेसिव रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और बात चल रही है कि जिनको, जो हाई रिस्क एरिया के लोग हैं, और हाई रिस्क में 60 साल से ऊपर वाले भी आते हैं, उनको, और जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो एक्सपोज्ड हैं ज़्यादा, उन लोगों को अब बूस्टर डोज लगवा लेनी चाहिए। ऐसा भी कुछ जो स्पेशलिस्ट हैं वो कह रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स के लिए इसलिए भी कहा जा रहा है कि अगर वो 4-5-6 दिन अपनी वर्क प्लेस से, मान लीजिए उनको माइल्ड वो होता है और उस वायरल में या बुखार आ जाता है और वो घर में रह जाते हैं, तो वो 4-5 दिन हेल्थ सर्विसेज डिस्टर्ब होंगी, नॉट बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, लेकिन वो सर्विसेज निर्बाध रूप से चलती रहें, इसलिए उनको भी कवर कर लेना चाहिए। अब एक चीज़ और चल रही है देश में कि जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन अब लग जानी चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन जो अभी बात हुई, नाइट कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में लागू हो गया रात में 11 से 5, और जो एक और नया है कि नंबर ऑफ गैदरिंग्स हो गया, कितने लोग आ जाएं, शायद इंडोर में 100 तो आउटडोर में 200, कुछ इस तरह का। ये नए वो कानून निकलने लगे। मेरा इस पर बहुत स्पष्ट मत है। 2 टीम थी, एक टीम जिसने कोरोना की हैंडलिंग की, बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट, नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग द एंटायर थिंग, लोगों की जाने गई। उस टीम को बेसिकली ये जो अधिकारी हमारे, जो सो कॉल्ड, जिनको एक बाबू शब्द भी यूज किया जाता है, जो ब्यूरोक्रेसी थी, हार्डकोर ब्यूरोक्रेसी, तो वो लीड कर रही थी, उसी के वो था। वो अपने को प्रूव कर चुकी है कि दे आर नॉट ओनली इनकॉम्पिटेंट, दे आर नॉट ऑल्सो केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट। दूसरी एक और टीम है जिस टीम ने वैक्सीनेशन को हैंडल किया है। उस वैक्सीनेशन की टीम को बाई एंड लार्ज हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स ने लीड किया है, डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स। उसमें ये ब्यूरोक्रेसी बहुत नहीं आई है। तो मेरा अपना मानना और सोचना है कि जब ये नया खतरा आ रहा है, तो ये जो सो कॉल्ड बाबू लोग हैं, जो सब जानते हैं, जो हर एक चीज़ जानते हैं, उनको इस आपदा से दूर रखा जाए, और डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स ये फोरफ्रंट में रहें, यही निर्णय लें। इन्हीं लोगों के हाथ में अगर कमान सौंप दी जाए, और अगर कोई ऐसी कोई ज़रूरत आ जाती है तो सेना की सहायता लेना बेहतर है बनिस्बत ये जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का कुछ
अर्थ ही और होता है। वो तो वही बोलेगी जो ऊपर का पॉलिटिकल मास्टर कहेगा, वो तो वही आपदा में अफसर देखेगी ना, कहाँ से क्या आ रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है, उसके बारे में ज़्यादा कहना इस समय ठीक नहीं है। लेकिन आप सब लोगों से एक और आग्रह है कि इसको सीरियसली लीजिए, मास्क फिर से लगाना शुरू कर दीजिए, हाथ फिर से धोना शुरू कर दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग तो खैर जितनी हो सकती है उतनी करने की ज़रूरत करिए, लेकिन इस नए वेरिएंट को भी बहुत लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।